नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम में। आइए आज हम लेके आए हैं आपके लिए गद्यांश। और जो तीसरा गद्यांश है यूपी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी हुए आपके अभ्यास के लिए लेके आए हैं। चलिए आइए देखते हैं और आप भी हमारे साथ साथ सॉल्व करिए। तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि गद्यांश को सॉल्व करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हमें सरसरी निगाह में पहले गद्यांश को पढ़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमें उसके साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान रखना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि व्याकरण से भी प्रश्न बनते हैं। जो गद्यांश के अंतर्गत शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न बना लिए जाते हैं। और तीसरा ये है कि हमको हल कैसे करना चाहिए। गद्यांश को पढ़ने के बाद जो प्रश्न है उस प्रश्न से संबंधित जहाँ पर वो लाइन लिखी है वहाँ पर हमें अंडरलाइन कर लेना है। देखिए, पढ़ते हैं गद्यांश को कि राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इससे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्याप्त सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाए, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियाँ करने लगे, रचने लगे। यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए वे कौन बच्चे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। कौन? माता पिता। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है, मतलब कि परिवार में माता पिता का और स्कूल का भी यही हाल है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को भी मंजूर नहीं है। स्कूल को लगता है कि इन सब के लिए समय कहाँ, एक मिनट, समय कहाँ, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षा पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। मतलब कि जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, शिक्षक और शिक्षा अधिकारी होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि पहले परीक्षा का परिणाम शिक्षक अच्छा लाएं। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह हैं वे जगह लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते हैं, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते हैं। इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों की पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों, खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थीं, ज़बान पर चढ़ जाती थी, सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। ये रहा गद्यांश। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसे हम हल करते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता, देखिए, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं या सकेंगे। माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, केवल आनंद ही में खोए रहेंगे।
वे क्या है, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। मतलब कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए, या माता पिता को क्यों पसंद नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर देखें तो ये थोड़ा सरल है, कठिन तो नहीं है। पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। गद्यांश के अकॉर्डिंग माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, यही उत्तर सही होना चाहिए। बाकी हम एक बार देख लेते हैं गद्यांश की ओर, अपने मनगढ़ंत चीज़ों उत्तर को नहीं देंगे। देखिए यहाँ लिखा है कि, ये लिखा है, यह मतलब कि तुकबंदियाँ करने लगे, आनंद लेने लगे, किसका, कविताओं का, गीत का। यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है कि ऐसा करने से राह से भटक जाएंगे, जिस राह से उन्हें चलना है। तो उन्होंने जो लक्ष्य तय किया है, देखिए तो क्या है कि राह से भटक जाएंगे, मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी शिक्षा में यह निहित है कि वे जिस राह पर, मतलब जो लक्ष्य तय किया है माता पिता ने, ये है, माता को लगता है कि राह से सोची, यह लिखा ना, अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं, उससे वे भटक जाएंगे। बस इसका उत्तर क्या होगा, विकल्प बी, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ ये जो कर सकेंगे ये ऊपर चला गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है। देखिए अभी हमने बात की थी, पढ़ रहे थे कि गीत कविता मतलब गीत और कविता करना, उनमें तुकबंदियाँ लगाना, मतलब विद्यालयों में हो, और माता पिता को भी यह मंजूर नहीं है और विद्यालयों को भी नहीं मंजूर है। तो विद्यालय को क्यों मंजूर नहीं है गीत कविता, स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है, देखिए यहाँ देखिए लिखा है, गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए या स्कूल को भी मंजूर नहीं है। स्कूल को क्या लगता है, स्कूल को लगता है कि सबके लिए समय कहाँ, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। ठीक, ये लगा है। और ये क्या है, पहले शिक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करे। कौन, ये शिक्षक अधिकारी कहते हैं। तो विकल्प देखते हैं। तो गीत कविता स्कूलों, गीत कविता ये गीत कविता स्कूलों को पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन है। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए आपको थोड़ा भ्रम होगा इस प्रश्न में, इसलिए थोड़ा ध्यान देकर उत्तर देना है। इसका उत्तर ये होगा कि स्कूली पढ़ाई लिखाई, ये है ना ए वाला होगा, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा कौन सोचता है, परिवार भी सोचता है हमारा, और इस विद्यालय भी सोचता है, स्कूल भी सोचते हैं। इसलिए इस गीत कविता स्कूलों को इसलिए पसंद नहीं आती है। तो ये उत्तर क्या होगा इसका आंसर नंबर विकल्प संख्या ए होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको सबसे पहले नहीं देखना है। ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जी है। कौन, गीत और कविता। ये आपको भाव सोच कर देना है। इस गद्यांश में जो लेखक बताना चाहता है, जिस समस्या को उकेरना चाहता है वो क्या है, इसमें इस भाव को पूछा गया इस प्रश्न के माध्यम से। ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, जी है। कौन, गीत और कविता हमारी जीवन शैली का एक स्वाभाविक हिस्सा है, स्वभाव स्वयं ही अपने आप ही उत्पन्न होता है। ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, जी हाँ। हमारी भाषा की सृजनात्मकता मतलब एक नई भाषा को उत्पन्न करने और उसको पालित पोषित भी करते हैं। कौन, गीत और कविता। समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यापक सहमति नहीं है, व्यापक सहमति क्या है बस कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर ही इसकी सहमति नहीं है। तो उत्तर क्या होना चाहिए इसका,
इसका उत्तर डी होगा कि समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है, बल्कि इसकी सहमति है। तो उत्तर क्या होगा इसका? डी होगा, विकल्प डी, कि गीत कविता के बारे में यह कथन सही नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? अभी हमने गद्यांश पढ़ा तो वहाँ पर दो स्थानों पर चर्चा हुई थी। एक परिवार था जहाँ माता पिता अपने बच्चे का लक्ष्य तय करते हैं, और दूसरी ओर विद्यालय है। ठीक, तो इस कारण देखते हैं तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था से पूछा गया है कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविता मतलब गाना और कविता लिखना, उसमें तुक मिलाना, मतलब कि गीत और कविता दोनों को किस दृष्टि से देखता है कौन? शिक्षा व्यवस्था। तो अभी यहाँ पर देखिए लिखा है कि शिक्षा व्यवस्था, ये लिखा ना, शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। तो ये क्या है? पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है, ये भी कहा है। तो इस तथ्य से देखेंगे तो क्या कहता है कि यह बाधक रूप में है। क्या शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को बाधक रूप में देखता है, सहयोगी के रूप में, साधक के रूप में, या संपूरक के रूप में? तो देखिए सीधे सीधे उन्होंने मना कर दिया। क्या कहा कि ये मतलब कि जो शिक्षक और शिक्षा अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि शिक्षा पहले से परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें, ये एक्स्ट्रा काम ना किया जाए, तो उसे क्या मानते हैं? बाधक मानते हैं। तो विकल्प ए सही होगा। क्या सही होगा? विकल्प ए, बाधक के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर इसका यही भाव होगा जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, देख लीजिए। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें, तो उनको भी मंजूर नहीं था। तो इस गद्यांश के आधार पर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कमेंट बॉक्स में आप भी उत्तर देते रहिए। जितनी ही गति से हम चल रहे हैं आप भी कोशिश करिए कि इतने सरल तरीके से हम भी हल कर लें। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। देखिए अनुच्छेद के आधार, अनुच्छेद का मतलब ये जो छोटा सा हिस्सा है, कहीं जो गद्य का हिस्सा है वो अनुच्छेद है, मतलब एक गद्यांश है, के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, अपने मन से नहीं बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दूसरा प्रश्न भी उसी आधार पर पूछा गया है। यहाँ अनुच्छेद के आधार पर पूछा था, वहाँ शिक्षा व्यवस्था के आधार पर पूछा था। तो देखते हैं क्या है। स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। हाँ सही है, नहीं समझ रहे हैं। इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। क्या ये सही है? अनुच्छेद के आधार पर लिखा तो सही है कि इसमें लिखा है कि, लेकिन इसे कौन मानता है? ये आप जानते होंगे कि गद्यांश के आधार पर इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ऐसा बच्चे के माता पिता मानते हैं, ना कि व्यापक रूप से ऐसा है। ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बिल्कुल देते हैं। गीत और कविताएं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, आनंद तो मिलता ही है कविता और गीत से। तो यहाँ विकल्प क्या होगा? बी होगा, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। यह गलत है अनुच्छेद के आधार पर, क्योंकि अपनी राह से बच्चे भटकेंगे नहीं, मतलब उनका जो लक्ष्य निर्धारित है उसके साथ साथ ये अन्य गतिविधि भी है। ये इसका निष्कर्ष है या उद्देश्य है इस गद्यांश का, ये आप कह सकते हैं। कभी कभी पूछ भी लेता है कि जैसे कि यहाँ कथन सही नहीं है तो वहाँ पर ये कह देगा कि इसका उद्देश्य क्या है या इसका निष्कर्ष क्या है, क्या कहना चाहता है लेखक इसके विषय में। तो अब समझ गए होंगे कि इसमें गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है तो गीत कविता के बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? देखिए बच्चों के लिए लक्ष्य इस गद्यांश के आधार पर देखें तो यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे लिख के आया है। क्या लिखा है कि यह माता पिता को मंजूर नहीं,
माता को लगता है कि ऐसा करने से वे राह से भटक जाएंगे, जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। तो बच्चे उनके भीतर बच्चे की स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का हुआ। मतलब इतनी पंक्तियों, मतलब इतनी लाइन को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे का लक्ष्य स्वयं बच्चा अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करता, बल्कि उनके माता पिता करते हैं। कि उन्हें देखिए लिखा है ना, अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। तो इसका मतलब माता पिता क्या है, सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं, जिस सोची मंजिल पर। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर देखिए, स्वयं बच्चे होते हैं, बच्चे तो नहीं होंगे, स्कूल होता है नहीं, माता पिता होते हैं, शिक्षा अधिकारी होते हैं। तो उत्तर क्या होगा इसका? सी होना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा? सी होना चाहिए। माता पिता क्या है? माता पिता। उत्तर इसका सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है? कविताएं सुनी सुनाई जाएं। कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया है। देखिए हमने आपको पहले ही सचेत किया था कि गद्यांश से आवश्यक नहीं कि केवल गद्यांश से ही प्रश्न बने, वो आपके मौलिकता या आपके भाव किस ओर चढ़ रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, इसका ध्यान करते हुए, आपके मनोविकारों का ध्यान रखते हुए, आपके मतलब कि जो बुद्धि का परीक्षण करते हुए, ध्यान रखते हुए व्याकरण को भी पूछ लेता है। इसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न पूछा कविताएं सुनी सुनाई जाए। ये आया है, ये पंक्ति आई है ना गद्यांश में। कहाँ पर आई है? देखिए, कविताएं सुनी सुनाई जाए, ये ऊपर की लाइन में था। ये कहाँ पर था? देखिए ये यहीं कहीं पर है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा है ये आप देख लीजिएगा कि इसमें प्रश्न पूछा है में क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है, तो कविताएं सुनी सुनाई जाए। प्रेरणार्थक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया। देखिए कविताएं सुनी सुनाई जाए, तो सुनी मतलब कि सुनना, वैसे तो अकर्मक क्रिया है, और सुनाई प्रेरणार्थक क्रिया है। तो मतलब कि अकर्मक और प्रेरणार्थक दोनों तो नहीं हो है विकल्प में, अकर्मक और प्रेरणार्थक दोनों नहीं है। लेकिन इन दोनों क्रियाओं का जो बल है वो किस पर पड़ रहा है? कविता पर। तो कर्म क्या है? कविता है, और क्रिया क्या है? सुनी सुनाई जाए। तो कविताएं सुनी सुनाई जाए तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। बाकी सुनना क्या होता है? वैसे भी सकर्मक क्रिया होता है। सोना अकर्मक क्रिया होता है, क्रिया होती है ना सोना। तो इसलिए यहाँ पर देखिए सकर्मक क्रिया है, और इस क्रिया का फल क्या है? किस पर पड़ रहा है? कविता पर पड़ रहा है, तो वो कर्म है, कर्म के ऊपर पड़ रहा है। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। सांस्कृतिक में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय पूछा है सांस्कृतिक। देखिए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? ये तो बड़ा सरल है, तिक प्रत्यय है नहीं, संस्कृत देखिए सांस्कृतिक नहीं, कृतिक भी नहीं होगा, का भी नहीं होगा, इक सही है। ये तो सरल है, सभी को आ जाएगा। देखिए इक प्रत्यय, ये जो प्रत्यय होता है ये गुणवाचक प्रत्यय होता है, और इसकी विशेषता है कि ये जहाँ लगता है आदि में, मतलब ये पहले वाले शुरुआत में बड़ा कर देता है। तो तोड़ेंगे सांस्कृतिक को, तो संस्कृत धन इक क्या बनेगा? संस्कृत धन इक तो मिलेगा, तो सांस्कृतिक बन जाएगा। देखिए तो ये इसका उत्तर क्या होगा? इक प्रत्यय होगा। व्याकरण से पूछ लिया। आज के गद्यांश का अंतिम प्रश्न है। देखिए अंतिम प्रश्न है, मंजूर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? पर्यायवाची पूछा है।
ठीक, समानार्थी का अर्थ भी पर्यायवाची समान अर्थ रखे ऐसा शब्द समानार्थी कहलाता है। तो मंजूर शब्द, क्योंकि ये मुझे मंजूर नहीं, तो मंजूर पसंद ये नहीं होगा। प्रस्ताव, प्रस्ताव नहीं होगा। स्वीकार क्या होगा? स्वीकार। ये तो सरल था। ऐसे ही हम आपको नए नए गद्यांश लेकर आते रहेंगे और नए प्रश्नों से साझा कराएंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।